है ये व्यक्ति, मान लो आपने कभी नहीं सुना है ना। देखो भाई, सवाल ये है, 16 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? 16 साल की उम्र में बच्चे, आपकी उम्र कितनी है? आप बच्चों की अभी उम्र कितनी है? सब लोग अपनी उम्र बताओ, सब लोग अपनी उम्र बताओ, अभी आपकी क्या उम्र है आपकी? ओके ओके ओके, ठीक है, शाबाश, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। आज शादी में जाना है? अबे नहीं यार, कोर्ट का मतलब शादी थोड़ी ना होती, दूल्हा थोड़ी ना होता है यार इसका। 20, 27, 29, अच्छा 20, 21, 19, 30, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब 31 से ऊपर है, अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब आप 16 साल के थे तो क्या कर रहे थे? 16 साल के जब आप थे तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे और आप रट रहे थे फिजिक्स में नंबर, इसमें मैथ में कौन से सवाल, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे थे, है ना। और घर से समझा के भेजा जाता, सुनो रास्ते में कोई कुछ इधर उधर खाने दे तो खाना नहीं। हमारे अंदर एक डर था। अब सुनिएगा, 16 साल का एक ऐसा लड़का, निडर लड़का, जिसने एक बहुत बड़ा किला जीता। समझिएगा, एक मराठा साम्राज्य हुआ है मेरे भाई, जो महाराष्ट्र से निकला है। और इसके संस्थापक, मतलब किसने इसकी स्थापना करी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कौन थे वो? छोटी सी बात बताता हूं। पहली बार मतलब दुनिया को इनके बारे में तब पता चलना शुरू हो गया जब ये इन्होंने पहला किला जीता। 1646 का वो समय था। देखो, याद करना भी बड़ा आसान है, बहुत अच्छी ट्रिक से आपको याद कराता हूं। 1646 में वो 16 साल का लड़का, 1646 में वो 16 साल का, वो 16 वर्षीय लड़का, वही थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और जीता क्या? तोरण का किला। मात्र 16 साल की उम्र में। सोचो जरा, जब आप 16 साल के थे तो क्या कर रहे थे? शायद कोई एग्जाम की टेंशन ले रहे होंगे या दोस्तों के संग क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले लेके जाओ, आज एक 16 साल का लड़का था जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 6 अप्रैल 1627 को ये पैदा हुए थे। माने आप अगर देखेंगे तो लगभग 6 अप्रैल 1627, लगभग मतलब उम्र रही होगी लगभग 16 से 19 साल के बीच में। तो इनकी माता का नाम था जीजाबाई। एक महिला हुई जिनका नाम था जीजाबाई। तो जीजाबाई के घर में एक लड़का पैदा होता है। जब जीजाबाई के घर में एक लड़का पैदा होता है, ये तकरीबन 1627 या 29 के, कहीं कहीं 27 लिखा होता है, कहीं कहीं 29 लिखा होता है। तो वैसे मोस्टली 27 को सही मानते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये जन्मे। अच्छा, आमतौर पर माताएं अपनी बच्चे को क्या सुनाती हैं? आमतौर पर माताएं जो हैं अपने बच्चे को लोरी सुनाती है ना। सो जा मुन्ना, ऐसे करके लोरियां सुनाती हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, कहते हैं ना कि यार आपके साथ और संग का कितना फर्क पड़ता है आपके ऊपर। इनकी मां ने इनको कभी लोरी नहीं सुनाई। इनकी मां ने इनको रामायण और महाभारत में जो रणनीतियां होती थी, ये रणनीतियां सुनाकर बड़ा किया है, ये कहानियां सुना करके बड़ा किया है। और अब इनके दिमाग में मतलब हमेशा से ही रणनीतियां, कहानियां, हीरोइज्म, ये सारी चीजें, धर्म की बातें, ये सारी चीजें आई। तो धर्म की शिक्षा रामायण और महाभारत के थ्रू, इनकी कहानियों के थ्रू इन्होंने, इनकी मां ने इनको दी। इसका मतलब अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, जैसे मैं अक्सर सुनता हूं, आप बच्चे कहते हैं सर मेरा छोटा सा बच्चा है, अपने बच्चे को ना ये कहानियां जरूर दिखाइएगा। जो धार्मिक कहानियां धर्म की होती हैं, धर्म का मतलब यह है कि जो अच्छी और सच्चाई की जो कहानियां होती हैं, ऐसे लेसन, रादर देन आज मैं क्या देखता हूं, पेरेंट्स दिखाते हैं डोरेमोन देखो, शिनचैन देखो, अरे नोबिता तुम यहां क्या कर रही हो, अरे चुटकी तो भीम तो आ गया है, अब भीम चुटकी बजाएगा। तो आजकल मैं देखता हूं मतलब बच्चे भी यही सब पसंद करते हैं। लेकिन अगर फिर शिवाजी जैसा अगर आपको वो चाहिए ना बालक, तो फिर आपको मतलब गाय जैसा चारा खाती है वैसे ही फिर दूध भी देती है, तो वही वाली कहानी है। तो इनकी मां ने इनको कहानियां सुनाई, इससे इनके मन में एक देशभक्ति, एक देश प्रेम, एक धर्म की स्थापना इनके मन में हुई। फिर इसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव, ये दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको युद्ध का कौशल सिखाया। अब ये पूरे एक वीर बन चुके हैं। साल था 1646 का मेरे भाई। पुणे के पास की पहाड़ियां जो थी, यहां पर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ऊंचा किला था जिसका नाम था तोरण का किला। तोरण क्यों बोलते थे? क्योंकि वो एंट्री पॉइंट था। तो हमारे दरवाजों पे आपने देखा होगा तोरण, तोरण द्वार बांधा जाता है, वो नहीं आपने देखा है अशोक की पत्ती से और उसमें एक डंडी में बांध के अशोक की पत्तियां और ये सब लटकाई जाती, आम की पत्तियां दरवाजे के ऊपर, तोरण, ताकि बुरी चीजें ना आए। तो उस किले को तोरण इसलिए बोलते थे कि उत्तर भारत से अगर किसी को भी दक्षिण पे अटैक करना है तो वो किला बहुत जरूरी था। इन्होंने पूरे तोरण किले को हरा दिया। आदिल शाही सल्तनत को लगता था कि इस किले को जीतना नामुमकिन है, लेकिन 16 साल के शिवाजी अपने मावला दोस्तों, मावला का मतलब होता है पहाड़ी लड़ाके, जो पहाड़ी एरिया में लड़ाई कर सकते हैं, इनके साथ मिलकर के गजब का प्लान बनाया। भारी भरकम सेना नहीं ले गए, बोले फुर्ती और चालाकी का इस्तेमाल किया। वो पहाड़ों के पीछे जो रास्ते छुपे हुए होते थे, वहां से चुपचाप किलों में घुसे और बिना किसी खून खराबे के भगवा फहरा दिया। अब झंडा गिर गया जब किले का, तो लोगों को लगा अरे किला चला गया। सबसे मजेदार बात यह है
कि जब ये किला जीता, तो अब जब किला जीत गया तो ये अब किला जीतते समय खुदाई करा रहे थे, खुदाई करा के मतलब अंदर के रास्तों में टनल बना के सीधे किले में पहुंच गए, और सारे किले वाले कहां इंतजार करते रहे, गेट के ऊपर। चतुराई वाली बात है। और जब ये खुदाई करा रहे थे तो इनको बहुत सारा खजाना मिला। आदिल शाह को लगा कि ये तो बच्चा है, क्या ही कर लेगा, और इन्होंने क्या किया, सारा खजाना ले गए और उस खजाने से गरीबों में बांटा, उससे किले की मरम्मत कराई जब किला जीत लिया। लेकिन इस बच्चे ने उसी खजाने से क्या किया, उस खजाने से हथियार खरीदे, हथियार खरीदने के बाद अपने सारे लोगों को ट्रेन किया, अटैक किया और खत्म कर दिया। यानी इसीलिए इसको तोरण बोलते हैं, माने शुभ काम की शुरुआत यहीं से हुई है। तो याद कैसे रहेगा, सबसे छत्रपति शिवाजी की पहली बड़ी जीत कौन सी थी, तोरण का किला। 16 साल के बच्चे ने 1646 में जीता। माता का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम क्या, पिताजी कह रहा हूं, और इनके जिन्होंने इनको वॉरियर्स के लड़ने की स्किल सिखाई उनका नाम क्या है, दादाजी कोंडदेव। यहां तक की बात कोई समस्या नहीं, बढ़िया से है, शाबाश। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना हमने देखा। आ जाओ जरा यहां पर, मराठा साम्राज्य के संरक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन और उनके आदर्शों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। पहला, जन्म स्थान कहां है, शिवनेर का किला, अच्छा जी। इसके बाद प्रथम सैन्य विजय कौन सी थी, तोरण का किला, यार ये भी ठीक लग रही है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, समर्थ रामदास, ये बिल्कुल सही बातें हैं, ये बिल्कुल सही बातें हैं। इनके गुरु थे रामदास, और इनके ये जो पैदा हुए हैं यही शिवनेर में पैदा हुए हैं, और इसके बाद में आध्यात्मिक गुरु ये हैं, और ये माने ये सारी की सारी बातें सही हैं। जितने फैक्ट मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, आपने अगर सिर्फ उतने फैक्ट भी कर लिए तो आपका काम पूरा हो जाएगा, कुछ आपको चाहिए ही नहीं उसके बाद में, ठीक है। अच्छा, अब था क्या इनका, दादाजी कोंडे मैंने बताया ये इनके शिक्षक थे, गुरु थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु ये कौन थे, समर्थ रामदास, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। फिर क्या हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले, इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। यहां पर आओ, यहां दिखाता हूं, और यहां पे इन सबका मतलब भी बताता हूं। तो माता का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले, ये आ गया इनके पिताजी का नाम। दादाजी कोंडेव ये इनके युद्ध गुरु थे, और समर्थ रामदास ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। राजधानी हुई रायगढ़, और देखो ये राजा कब बने, राजा बने 1674 में। यार ये कैसे हुआ यार, किला जीता 1686 में, 46 में, याद आया। लेकिन यार इसके लगभग 30 साल के बाद राजा बने, माने राजा बने 46 साल में, ऐसा क्यों हुआ जानते हो। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ध्यान से सुनना। हुआ क्या, मुगल राजा औरंगजेब जो था, ये इन्होंने नाक में दम कर रखा था औरंगजेब की, मतलब इतना ज्यादा दम कर रखा था कि औरंगजेब को अपनी गद्दी छोड़ के आनी पड़ी मेरे भाई। और औरंगजेब 25 साल दक्खन में रहा है कि किसी तरीके से शिवाजी को पकड़ो और मराठाओं का अंत करो किसी भी तरीके से। तो ये इनको जो, अच्छा अब क्या है ना, ये भी समस्या, दुश्मन आपको दुश्मन ना माने तो भी समस्या। तो औरंगजेब ने इनको दुश्मन नहीं मानता था, औरंगजेब कहता था नहीं यार ये तो एक बगावत कर रहे हैं, थोड़े से हमारे ये फौजदार हैं, हमारे ही फौजदार हैं जो अब बगावत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इनको बड़ा बुरा लगता था, हमको राजा क्यों नहीं माना, हम तो राजा हैं। अब तक मतलब औरंगजेब इनको सीरियसली नहीं लेता था, उनको उसको लगता था कि यार ये तो कोई गवर्नर है जो खाली बगावत कर रहा है और कुछ नहीं है। तो इन्होंने इसीलिए 1674 में काशी से, मतलब औरंगजेब के एरिया से ही एक पंडित को बुलाया, नाम था गंगा भट्ट, और उससे अपना राज्याभिषेक करवाया रायगढ़ में, ताकि औरंगजेब को लगे कि देखो भाई तुम्हारे बराबर में भी एक राजा बैठा हुआ है, राजा टू राजा फाइट है, तुम हमें कोई बगावत करने वाला कोई छोटा सा क्रांतिकारी मत समझना। माने उनको, उनका जो दुश्मन था वो उनको लाइटली ले रहा था, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उनको लाइटली ना ले, इसके लिए इन्होंने ये काम किया। तो हमारे पास आ गया, रायगढ़ हो गया, राज्याभिषेक 1674 में हुआ। और उपाधियां क्या हैं, इनकी उपाधियां हैं छत्रपति, फिर हिंदू धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म के रक्षक, और शाककर्ता। अब इसकी बात सुनो, अब ये कहानी क्या आती है, इनकी उपाधियां इनको ऐसे क्यों क्यों बनी। छत्रपति का मतलब समझ गए, छत्रपति का मतलब क्या होता है, छत्रपति का मतलब अपने आप में राजा ही है। इनकी उपाधियां के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी करनी है, इनकी उपाधियां इनसे पूछी जाती हैं। अच्छा, हिंदू धर्म उद्धारक क्यों बोला, आपको याद होगा औरंगजेब के समय पर जबरन धर्मांतरण बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका था, बहुत ज्यादा लोगों के धर्म जो हैं ये जबरन बदलवाए जा रहे थे, और स्पेशली हिंदूज इंडिया में ज्यादा थे, तो हिंदूज के धर्म जबरन बदलाए जा रहे थे और इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन किया जा रहा था। मैंने पिछली क्लास में आपको सिख धर्म के बारे में बताया था कि कैसे सिख धर्म के लोगों को जबरन कन्वर्ट करा जा रहा था, और कैसे कश्मीरी हिंदूज को जबरन कन्वर्ट करा जा रहा था। तो यानी कि हिंदुओं का रक्षक कोई नहीं था इस समय, तो उनको बड़ा असहज फील होता था कि हमारे बारे में बात करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं। बस इसीलिए इन्होंने जो टाइटल पकड़ा है, इन्होंने पकड़ा हिंदू धर्म उद्धारक। यहां तक की बात समझ आई, बढ़िया, चलिए शाबाश, वेरी गुड।
तो टाइटल का मतलब समझ गए ना, ये बेसिकली मुगलों और आदिल शाह को बताना था कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, अब हम छत्रपति बन गए। छत्रपति का मतलब होता है वो राजा जिसके सर के ऊपर खुद एक स्वतंत्र छत्र है। छत्र माने होता है मुकुट, खुद एक स्वतंत्र मुकुट है और वो किसी मुगल के आगे सर नहीं झुकाएगा। ये मतलब होता है छत्रपति का, कि एक ऐसा राजा जिसके सर के ऊपर खुद एक स्वतंत्र मुकुट आ चुका है, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा, दैट इज छत्रपति। हिंदू धर्म उद्धारक, औरंगजेब की कट्टर नीति से सब डरे हुए थे, तो शिवाजी महाराज ने ये टाइटल लेकर ये बोला, डरो मत, मैं हूं तुम्हारा रक्षक। ये सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोचिए, आज एक नया सिलेबस आ गया, मान लो आपके होमगार्ड में, आपके कांस्टेबल में एक सब्जेक्ट आ गया हमारा, जिसमें बोला गया कि भाई एक काम करो, आप ऐसा करिए कि इसमें बात बोली गई कि भाई देखिए ऐसा करिए, आज से कंप्यूटर आएगा। अब आप तो डर जाओगे, आप सोचोगे कंप्यूटर तो कभी आया ही नहीं, कंप्यूटर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला कि भाई मैं आपको कंप्यूटर, डरो मत, मैं तुम्हें कंप्यूटर में ऐसी चीजें बताऊंगा, 10 दिन में तुम्हारा पूरा कंप्यूटर तैयार करा दूंगा, तो तुम्हारे अंदर एक उम्मीद आ जाएगी ना। बस यही कहानी हुई। शाककर्ता का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना नया, शाकों को नहीं मारा है, जिन्होंने अपना नया कैलेंडर शुरू कराया है। मतलब हमारा राज, हमारा रूल और हमारा ही कैलेंडर, ये मतलब होता है। समझ गए? तो कौन कौन सी 3 चीजें हुई हैं? रायगढ़ में इनका कोरोनेशन हुआ है, 1674 में कराया किसने? गंगा भट्ट ने। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़िया है। आइए अब एक काम करेंगे जरा। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था जिन्होंने रामायण और महाभारत की शिक्षा दी थी? आंसर्स प्लीज। हाँ जी, पुतलीबाई, जीजाबाई, ताराबाई, अहिल्याबाई। तो माता का नाम था, सारे बच्चे एक साथ बताएंगे मुझे, जीजाबाई। वेरी गुड। फिर देखना, शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में अपना भव्य राज्याभिषेक किस स्थान पर करवाया जिसने उन्हें अपनी राजधानी भी बनाया? अब ये मराठाओं की राजधानी भी थी, बताओ। ऑलराइट, वाह भाई वाह, मजा आ गया, शाबाश। ठीक है, आंसर एकदम सही है। मुझे यही अच्छा लगता है कि आप लोग ना बड़े प्यार से बताते। शिवनेर में पैदा हुए थे, रायगढ़ राजधानी थी। शिवाजी महाराज के उन संरक्षक और शिक्षक का नाम क्या था जिन्होंने उन्हें प्रशासन और युद्ध कला में निपुण बनाया था? शिवाजी महाराज के उन संरक्षक और शिक्षक का नाम क्या था जिन्होंने उन्हें प्रशासन और युद्ध कला में निपुण बनाया था? तो प्रशासन और युद्ध कला में निपुण किसने बनाया था? कौन थे वो? दादाजी कोंडदेव, ये थे ना। शाबाश, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। आओ नेक्स्ट कहानी। थैंक यू गोपाल भाई, बहुत अच्छा लगा जान के आप मेहनत करते हुए कर रहे हैं। आइए चलिए फिर क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखिए कि शिवाजी महाराज के हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि कब धारण करी थी? सोचो किस समय करी है। मैंने आपको अभी अभी बताया है ये कि अब एक ऐसा राजा आ गया है जो हिंदुओं का हिंदू धर्म का उद्धारक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इस्लाम के खिलाफ थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में इस्लामी सैनिक भी थे, हिंदू सैनिक भी थे, हर धर्म के सैनिक थे। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं थे। ये जो औरंगजेब जबरन कन्वर्जन करा रहा था, जबरन मारकाट कर रहा था लोगों को जबरन इस्लाम में बदलने के लिए, ये उसके खिलाफ थे। समझ गए? तो ये राज्याभिषेक के समय पर ही इन्होंने ये बात बोली थी। वाह यार, आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए आओ, चलिए बहुत बढ़िया। अरे आरती कैसी बात कर रही, असंभव है। आओ हम साथ छोड़ दें। कैसी बात कर दी, असंभव। चलिए, तो सैन्य अभियान और अष्टप्रधान। आज बड़ी बात जानते हो कि आज हमारा पूरा मध्यकालीन इतिहास, पूरा मेडिवल हिस्ट्री खत्म, पूरा मेडिवल खत्म हो जाएगा आज। चलो बच्चे, अब आते हैं शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान। अब बालक लोग, अब हम तुम्हें एक चीज दिखाते हैं, यहां पर आओ। होता क्या है, अब ये देखो यहां पर, ठीक है, अब सुनना हुआ क्या। तो शिवाजी महाराज के पास में भी ना, जैसे आपको याद है चंद्रगुप्त टू के, आपको याद होगा नवरत्न थे, फिर अकबर के भी नवरत्न थे, याद आया, चंद्रगुप्त टू के दरबार में भी थे। तो इसी प्रकार से क्या है, इनके भी 9 तो नहीं, इनके अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान का मतलब क्या होता है, इनके वहां पर 8 लोग ऐसे थे, जैसे हमारे वहां मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। एक व्यक्ति डिफेंस देख रहे हैं, एक हमारी निर्मला ताई फाइनेंस देख रही है बहुत पैसा लेती हैं, एक होम मिनिस्टर साहब जो है पुलिस व्यवस्था देख रहे हैं सारी की सारी, है ना, सिक्योरिटी देख रहे हैं, एक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर साहब, वो हमारा पूरा वो देख रहे हैं कि किससे हमारा कितना, क्या हमारा किस व्यक्ति से कितना हमारा कैसे रिलेशन रहने हैं। ठीक बात है। तो ऐसे ही उनके भी अष्ट प्रधान हुआ करते थे। अष्ट प्रधान मतलब 8 मंत्री, 8 मंत्रियों का समूह था।
इन 8 मंत्री से वो सारे काम, किसी के पास कोई चीफ जस्टिस था, उसमें से कोई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, कोई डिफेंस मिनिस्टर था, ऐसे करके हुआ करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या था, बोल रहे हैं बताओ सुमंत और या फिर दबीर का काम क्या होता था। ऐसी बात समझो, सुमंत या दबीर। देखो दबीर, सुमंत या दबीर जब भी बोला जाए आप समझ लीजिए एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है, अपने आप बताओ जरा। सुमंत और दबीर जो हैं ये एस जयशंकर माने विदेश मंत्री हुआ करते थे, दूसरे राज्यों से बोलते थे कि भाई ऐसा है, उनके साथ में संधि करते थे। अच्छा, इनकी संधि भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। तुम्हें बड़ी बढ़िया बात बताता हूं, तुम्हें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। आपने से कितने लोगों ने सुना है चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है, बताओ। मेरी बात को आप समझ गए कि चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है, आपको यह बताना है। जानते हैं क्या होता है चौथ और सरदेशमुखी? देखो यार, होता क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज की, इन लोगों के मराठास की ना जो तरीका था टैक्स लेने का, ये 2 प्रकार के टैक्स हैं। चौथ एक टैक्स होता है, एक सरदेशमुखी टैक्स होता है। चौथ का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि चौथ होता है आपका 1/4, 1/4, मतलब 25%। और दूसरा होता है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता है कि सरदेशमुखी का मतलब हो गया 1/6। तो चौथ किससे लेते थे वो, ऐसे ये कर मराठा साम्राज्य के डायरेक्ट कंट्रोल के बाहर जो लोग होते थे या गैर मराठा, जैसे मुगलों से भी वो टैक्स लेते थे। सोचो जरा, सोचो जरा। और वो राज्य क्यों देते थे ये बताओ? इसलिए ताकि मराठा सेना उनके ऊपर छापेमारी ना करे। इसलिए भाई साहब, आप समझ रहे हैं किस तरीके का रौब है यहां पर? आप ये समझिए जरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 टैक्स थे मेरे भाई, 2 प्रकार के टैक्स इनके आते हैं। और वो टैक्स कौन कौन से? आजा भाई, क्या कर रहा है? यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। अब जरा समझो 2 प्रकार के टैक्स कौन से आ रहे हैं। एक टैक्स हमारे पास आया, देखो एक ये है। तो ये क्या आ गया, जहां पर शिवाजी का खुद का, शिवाजी महाराज का खुद का जहां पर जितना रूल है वो इस एरिया में, और मान लो ये एरिया में ना उनका रूल नहीं है, ये एरिया में उनका रूल नहीं है, तो इनको बोलते रहे सुन भाई ऐसा है, तेरे वहां अटैक करने आऊं 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 आऊं, बोल बोल बोल, तेरे वहां अटैक करने आऊं। अरे नहीं मालिक, अटैक मत करिएगा। तो इसीलिए ठीक है, मैं तेरे वहां अटैक नहीं करूंगा, बशर्ते तू मुझे अपने टोटल एरिया का 25%, तेरे वहां जितनी भी फसल हो रही है 25% टैक्स दे दे। तो उसको चौथ बोलते थे। माने ये एक प्रकार का रंगदारी जैसा हो गया कि तुम्हारे वहां अटैक नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे इतना कर दे दोगे। प्रोटेक्शन मनी तुम्हें, मेरे ये पैसा तुमको किससे बचाता है, ये पैसा तुमको मुझसे बचाता है। कि और ये भी बोलते थे कि अगर मराठा ये भी वचन देते थे कि तुम, ये प्रोटेक्शन मनी है तुम्हारी, कि तुम्हारे ऊपर ना तो कोई और आक्रमण करेगा और ना हम करेंगे। एक समय ऐसा था बालक, जानते हो, मुगल औरंगजेब के बाद के जो मुगल हैं वो मराठाओं को टैक्स देते थे कि आप हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करिएगा और हमको बाहरी आक्रमण से बचा के रखिएगा। समझ आई बात? जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ है 1761 में, तो मराठे लड़ने क्यों गए थे? नादिर शाह मराठास के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, तीसरा युद्ध पानीपत का। नादिर शाह अटैक कर रहा था मुगलों के ऊपर, और मुगलों ने बोला, मुगलों ने खबर पहुंचाई मराठास से कि महाराज बचा लीजिए हमको, हम आपको चौथ देते हैं, आप हमको बचा लीजिए, हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। ये मुगल सल्तनत यहां तक आ चुकी थी। अब तो ये था चौथ। और बच्चे सरदेशमुखी क्या होता है? सरदेशमुखी होता है 10%। ये होता है सरदेशमुखी। कहीं कहीं 16% भी लिखा है, कहीं कहीं सरदेशमुखी, ये होता है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब ये हो गया, ये 1/10 होता था, मतलब 10% होता था, और ये 1/4 होता था। तो इसका मतलब जहां पर वो रूल करते थे, चौथ के अलावा एक और ये एडिशनल हो गया, ये इसलिए कि शिवाजी महाराज खुद बोलते थे, देखो समझना, बोलते थे कि देखो ऐसा है कि, मतलब देखो ऐसा बताऊं आपको, सरदेशमुख मतलब ये सरचार्ज हो गया, सरचार्ज हो गया, ये चौथ के अलावा लिया जाता था। इसका मतलब क्या होता था कि उनका दावा ये था कि देखो ऐसा है, सुनो, ये उनके अपने, कई लोग बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये सरदेशमुखी ना सिर्फ यहां से लिया जाता था। नहीं, सरदेशमुखी मैंने भी गलत लिखा, यहां पर लिख करके मैंने भी गड़बड़ किया है, इसको बेहतर होगा ऐसे लिखना। बोलते थे देखो ऐसा है, तुमने प्रोटेक्शन मनी तो दिखा है, लेकिन ऐसा है कि हम तुमसे और लेंगे टैक्स। अभी क्यों लेंगे हम? क्योंकि हमारे दादाजी के दादाजी की जिस जमीन पे तुम आज हो, या हमारे दादाजी की बकरी वहां पर चरने जाती थी, या हमारे दादाजी की गाय वहां चरने जाती थी, तो ये टेक्निकली जमीन उनकी हुई। बेहतरीन भाई, ऐसे कौन जमीन क्लेम करता है? लिटरली यही होता था। वो सरदेश का मतलब क्या हुआ समझो,
देश का मतलब क्या होता है? सरदेशमुखी, मतलब कि सबसे बड़ा देशमुख हूं मैं, क्योंकि मेरे दादाजी के दादाजी की ये पूरी जमीन मेरे दादाजी की जमीन थी और अब इस पे मुगलों का या फिर आदिल शाह की डायनेस्टी का कंट्रोल है। तो टेक्निकली ये जमीन मेरी पुश्तैनी है जिसके ऊपर तुम राज कर रहे हो। तो अगर तुम चाहते, क्योंकि तो अब तुम टेक्निकली तुम मेरी जमीन पे राज कर रहे हो, तुम मेरी जमीन पे रह रहे हो, इसलिए तुमको मुझे 10% कर अतिरिक्त देना होगा। सरदेशमुख, देशमुख का मतलब होता है मुखिया, सरदेशमुख मतलब सबसे बड़ा मुखिया। ये तो उनका दावा था कि क्योंकि सबसे बड़ा देशमुख मैं हूं, क्योंकि मेरे दादाजी के दादाजी का या सबको सारी जमीनें हैं, इसलिए 10% एक्स्ट्रा टैक्स तुम, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं तुमसे लूंगा। ऐसा समझो, मान लीजिए कि पड़ोसी राज्य की कुल आय 100 रुपए, तो मराठों से आक्रमण के बचने के लिए, मान लो इस राज्य की कुल आय 100 रुपए है, तो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए उसको 25 रुपए का टैक्स तो देना पड़ता था चौथ के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा मराठा शासक बोलते थे कि तुम मुझे अपना सर्वोच्च मुखिया मानोगे, मराठा बोलते थे कि तुम मुझे अपना सर्वोच्च राजा मानोगे, इसलिए 10% अलग से टैक्स देना पड़ेगा, माने 10 रुपए और देना पड़ेगा। तो माने कुल मिला के अगर तुम 100 रुपए कमाते हो तो तुम्हें 35 देना पड़ेगा। ये दोनों टैक्स मिला करके मराठास के खजाने भरते थे और इन खजानाओं से मराठाओं ने एक बहुत बड़ी सेना बना ली थी। समझ गए? ये है इनका मेन टैक्स का बेस। टैक्स का बेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में ये चीज आती है। ठीक है, चलिए शाबाश, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट कहानी के बढ़ाते हैं क्या। अब देखो नेक्स्ट कहानी पे सर, बिल्कुल आएंगे, ऐसे ही आएंगे यार, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। अब देखिए सर, अब तक हाँ जी, ओके, हाँ जी सतीश भाई ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास में दूसरी चीज क्या आ रही है। टेस्ट बेटा कल है होमगार्ड का, आप सब लोग सुन लो, वर्दी का भी टेस्ट है कल, होमगार्ड का भी टेस्ट है कल। मुझे उम्मीद है आप सबके पास में, आप लोग कल जो है ये टेस्ट नंबर 3 लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 आप लोगों को लगाना है कल। क्लियर? आओ फिर बात करेंगे यहां पर। तो सुमंत या दाबीर कौन होते थे, देख लिया, विदेश मंत्री। फिर नेक्स्ट कहानी पर आओ, फिर पुरंदर की संधि। अब ये देखो क्या हुआ यार, आप लोगों को याद है बेटा जी क्या हुआ था, एक बार सुनना। अरे रे 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 रे, बस कल बता तो दिया है यार, कल बता तो दिया है। जो आप पढ़ा रहे हैं सर वो एग्जाम में आएगा कि नहीं? नहीं, कहाँ आएगा एग्जाम में, ऐसे ही मजे में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मन किया कि ऐसे ही पढ़ा दूं, बिना एग्जाम की चीज पढ़ा रहा हूँ, कैसी बेवकूफी की बात है यार, ये ऑब्वियसली आएगा, जाहिर सी बात है। बस अब शांति से कर दो तो। तुम लोग इतना चटियाते हो, इतना चटियाते हो, इतना चटियाते हो कि कुछ वही नहीं है, इतना कै टे 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 टे। ओ हो, सुपर चैट भी है, ओ हो, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अरे आशु भाई, चलिए थैंक यू सो मच। सर एसएससी एचएफटी जीएस बैच रेलवे में चलेगा क्या? रेलवे के लिए चल जाएगा, हाँ चल सकता है, यस चल जाएगा। हालांकि एनटीपीसी अगर आप दे रहे हो तो उसमें नहीं, ग्रुप डी में चल जाएगा, हेल्प कर देगा। एनटीपीसी में थोड़ा और अलग से भी चीजें चाहिए होंगी। ठीक, बस अब आओ। अच्छा अब यहां पर आते हैं, पुरंदर की संधि और अफजल खान का वध। अब मेरे भाई इसको सुन लो, यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पुरंदर की संधि और अफजल खान का वध। अब ये कहानी क्या है, क्योंकि इसमें ना आप जब तक आप ये वाली कहानी नहीं समझोगे आपको चीजें ना याद नहीं रहेंगी। सुनो कहानी क्या हुई, एक छोटी सी बात बताता हूं। पहले आप समझ लीजिए पुरंदर की संधि क्या थी। शिवाजी महाराज एक युद्ध हार गए, कैसे? औरंगजेब ने ना एक आदमी को भेजा, उसका नाम था जय सिंह। उसका नाम क्या था? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह एक राजपूत राजा था, उसको भेजा औरंगजेब ने कि तुम जाओ और लड़के आओ। बहुत बेहतरीन सिपाही, बहुत बेहतरीन सेनापति था राजा जय सिंह भी, क्योंकि आप जानते हैं राजपूत लड़ने में बहुत अच्छे थे। तो जब मराठा सेना हार नहीं रही थी, किसी भी मुगल सेनापति से नहीं हार रही थी, तो इन्होंने राजा जय सिंह को भेजा। अब राजा जय सिंह पहुंचते हैं और ये पुरंदर के महल को पूरा घेर लेते हैं। उसी पुरंदर के महल में शिवाजी महाराज भी होते हैं और ये रायगढ़ के ऊपर तोप लेके खड़ा हो जाता है। जय सिंह बोलता है मैं पूरे रायगढ़ को उड़ा दूंगा। अब शिवाजी की सेना ऑलरेडी कम थी, वो घेर लिए जाते हैं और रायगढ़ जो कि उनकी कैपिटल थी उसके ऊपर अब तोप तान दी जाती है कि शिवाजी या तो सरेंडर करें या फिर सीधे सीधे उनके उसको उड़ा दिया जाएगा। बस भाई अब यहीं से बात आती है कि वो सरेंडर कर देते हैं। पुरंदर की संधि होती है और पुरंदर की संधि में अपने कुल 35 किलो में से 23 किले उन्हें औरंगजेब को देने पड़ते हैं। सोचिए 35 में से 23 किले उन्होंने मुगलों को देने पड़ते हैं पुरंदर की संधि। ठीक, अच्छा इसके पहले भी थोड़ा सा और आगे आते हैं, थोड़ा सा इसके पहले मतलब लगभग 6 साल पहले 1659 में अफजल खान की कहानी क्या, ये भी काफी फेमस है। अफजल खान और शाइस्ता खान, ये मुगल जब शिवाजी महाराज की जब शिवाजी महाराज ने इनकी धज्जियां उड़ा दी तो दिल्ली में औरंगजेब ना बहुत डर से कांपने लगा। उसे समझ में आ गया था कि मराठा शेर को
ताकत से नहीं हराया जा सकता। इसलिए उसने अपने सबसे चतुर और सबसे शक्तिशाली राजपूत सेनापति को भेजा। राजपूत सेनापति का नाम क्या था? राजा जयसिंह। साल 1665 का था, पूरा बता देता हूं। राजा जयसिंह कोई आम सेनापति नहीं था, वो एक बहुत ही खास कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ समझते हो? डिप्लोमेट। उसने सीधे शिवाजी को हमला नहीं किया। उसने क्या किया? सबसे पहले पूरे किले को घेर लिया, आसपास के गांव को तबाह करना शुरू कर दिया। आप समझिए, उसने राजा को नहीं घेरा, राजा को नहीं मारा, उसने आसपास के सारे गांव को घेर लिया और अब एक एक करके गांव नष्ट करने शुरू कर दिए। शिवाजी चाहते तो लड़ते रहते, लेकिन उन्होंने सोचा यार मेरी लड़ाई में मेरी प्रजा क्यों बलि दे रही है। उसने देखा मुगलों की इस घेराबंदी से उनकी आम जनता, किसान, बच्चे ये भूखे मर रहे हैं। तब उन्होंने ये फैसला किया, बोले अपनी जनता की जान बचाने के लिए उन्होंने बोला मेरा अहंकार किनारे है, मैं राजा हूं, प्रजा से राजा बना हूं, मैं राजा पैदा नहीं हुआ हूं, प्रजा ने ही मुझे राजा बनाया है। तो उन्होंने जयसिंह के संग टेबल पर बैठकर समझौता किया कि तुम जाओ भाई, मेरे इन गांवों को छोड़ दो, तुम जाओ, तुम्हें किले चाहिए थे ना, मैं तुम्हें पुरंदर की संधि में सारे किले दे देता हूं। 23 किले दे दिए। ठीक, मुगलों ने शर्त रख दी कि हमें 23 किले चाहिए, 35 में से 23 किले। सोचो तुम्हारे पास मान लो 35 रुपए है, 23 रुपए कोई लेके चला जाए, है मतलब 2/3। खून पसीने से जीते थे वो सारे के सारे किले, तो सारे कितने लोग उसमें कितनों की जान गई होगी उन किलों को जीतने में, वो सारे के सारे जीत। लेकिन शिवाजी ने शर्त मान ली। अच्छा अब समझो तो कैसे याद रखोगे? 23 किले की बात कर रहे हैं यहां पर, तो पुरंदर की संधि में आपको याद रखना पड़ेगा कितने किले दिए गए थे। संधि किसके बीच में हुई थी? राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। ठीक, अब दूसरी बात पे आते हैं। अब बात करेंगे हम, तो 23 किलो वाली बात भूलोगे तो नहीं? बताइए जी, पक्का 23 किलो वाली बात कोई भूलेगा तो नहीं? ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कहानी पर आते हैं, अफजल खान का युद्ध। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और अब अफजल खान के युद्ध पे आते हैं। अफजल खान का वध थोड़ा पहले ही हुआ है, सोलो पुरंदर की संधि तो बाद में हुई थी। अफजल खान किसके द्वारा भेजा गया था? क्या मुगलों द्वारा भेजा गया था या आदिल शाह जो वहां पर लोकल साउथ इंडिया का रूलर था उसके द्वारा भेजा गया था? थोड़ा सा आप बताइए, फिर मैं बताता हूं। एनी आइडिया? जितना भी आपको पता हो। इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सुनाऊंगा अभी आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए सुनाई। कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि इसी से याद रहेगा, वरना भूल जाओगे हमेशा। देखो भाई, आंख बंद करिए थोड़ी देर और इमेजिन करिए कि महाराष्ट्र का प्रतापगढ़, आंख बंद करिए, इमेजिन करिए महाराष्ट्र का प्रतापगढ़ और घना जंगल है, पहाड़ी इलाका एकदम। साल 1659 में बीजापुर में सबसे खूंखार और विशाल सेनापति था अफजल खान। अफजल खान उस समय कहते हैं कि लगभग मतलब तकरीबन 7 फीट का आदमी था, मतलब मोटा तगड़ा, लगभग इतना बड़ा। सोचो इतना बड़ा व्यक्ति, बोर्ड से भी ऊपर खत्म हो गया, मैं सोचो मेरी स्क्रीन क्रॉस हो चुकी है। इतना बड़ा व्यक्ति तकरीबन 7 फीट का। और अफजल खान ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं। अफजल खान लड़ाई करने आया शिवाजी से, और जब लड़ाई करने आया तो बोला कि हार गया। बोला कि चलिए कोई बात नहीं, दोस्ती कर लेते हैं। और इसने बोला कि आई अच्छा सुनिए, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती में ना कोई शक नहीं चलता है। मैं चाहता हूं आप मेरे वहां आए और आप मेरे वहां बिना लेकिन हथियार आए, क्योंकि दोस्ती हम लोग दिल से करते हैं। बड़ी मीठी छुरी था वो। बोले दोस्ती दिल से करते हैं, आप मेरे वहां डिनर पे आइए आज। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैं हार मानता हूं आपके आगे, आप आइए। जब शिवाजी जाने लगे तो उनकी वाइफ ने बोला कि पता नहीं क्यों लेकिन इस अफजल खान की नीयत पे मुझे डाउट हो रहा है। तो महाराज ने बोला कि मुझे पता है, इसीलिए मैं हथियार तो कोई नहीं ले जाऊंगी, मैंने वचन दे दिया है, लेकिन अपने हाथ में एक सीक्रेट हथियार छुपा लिया, उसको बाघनख बोलते हैं। मतलब आप अगर उसको पहन लेंगे तो उसमें बाघ के नाखून जैसे लोहे के इसमें क्लॉज होते हैं, वो दिखेगा नहीं, ऐसे वो छुपा रहता है, बाघ के नाखून जैसे लोहक जैसे हथियार। अफजल खान आया और उन्होंने, और शिवाजी कितने थे? मुश्किल से 5 फुट 5 इंच के, लगभग इतने, हाइट उनकी कम थी, 5 फुट 8 इंच 9 इंच के रहे होंगे, इतनी हाइट थी। अफजल खान इतना बड़ा, सोचो मतलब चाचा चौधरी और साबू जैसा एकदम बिल्कुल रोल था, एकदम चाचा चौधरी और साबू जैसा। अफजल खान आता है और जैसे ही शिवाजी को ऐसे गले लगाता है, पीछे से खंजर निकालता है और शिवाजी को मारने जा ही रहा होता है। शिवाजी अपनी जेब में रखा हुआ बाघनख पहने और खोल दिया पूरा, यहां से लेके यहां तक। तो ये अफजल खान का पल झपकते ही पूरा पेट फाड़ दिया और प्रतापगढ़ के ही उसी के खेमे में, उसी के आर्मी के बीच में वध कर दिया। तो यहां पर सबसे बड़ा पराक्रम दिखाया, कहां? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सबसे बड़ा प्रताप दिखाया, ऐसे याद रखिएगा। हथियार, इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए भी क्या बाघ के नाखून का हथियार चाहिए। तो अफजल खान की चाल उसी के ऊपर भारी पड़ गई और वहीं से अफजल खान जो है ये रेस्ट इन पीस हो गया हमेशा के लिए। तो कब मारा? 1659 में। पुरंदर की संधि कब हुई है? 1665 में। इसके बाद में तोरण का किला कब जीता था? 1646 में। बेटा जी बस ये 3 डेट्स आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करनी है, ठीक है।
फिर इन्हीं के अष्टप्रधान में सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते थे? पेशवा बोलते थे। प्राइम मिनिस्टर पेशवा था। अमात्य कौन होते थे? वित्त मंत्री होते थे। निर्मला सीतारमन कौन है? अमात्य है अमात्य है। मां तो वही है, अम्मा तो वही ही है। तो अम्मा कौन होती थी? अम्मा वित्त मंत्री होती थी। आज भी देखिए अम्मा वित्त मंत्री है। तो अम्मा जो है यानी वित्त मंत्री होते थे। और दाबीर, ये तो आपको पता है, विदेश मंत्री होते थे। ये हमने देख लिया पूरा। चलिए आइएगा जरा, यहां आते हैं। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान का अंत 1600 इसमें किया था। किस विशेष हथियार से किया था? ये आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए शाबाश। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। सारे बच्चे एक साथ देंगे तो मजा ज्यादा आएगा। मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट यार 5'11" है, 5'11". वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मतलब 5'11" में 1 सेंटीमीटर कम। तो भवानी था ये बागनक हाल किया। आगे आओ। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में प्रधानमंत्री पद को किस नाम से जाना जाता था? बेटे जल्दी जल्दी करेंगे, और चीजें करनी है। शाबाश एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? पेशवा आ जाएगा। और आगे आते हैं। 1665 में ही प्रसिद्ध पुरंदर की संधि में मुगलों की ओर से किस राजपूत राजा और शिवाजी महाराज के बीच हस्ताक्षर हुआ था? कौन था यहां पर? राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल या राणा सांगा? राणा सांगा अकबर के समय पर हुए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में। राजा मानसिंह कौन थे? हल्दी घाटी में जो गए थे महाराणा प्रताप से लड़ने। हल्दी घाटी इनके साथ नहीं था, इनके साथ था, महाराणा प्रताप के साथ था। तो महाराणा प्रताप के साथ जो युद्ध हुआ है वो राजा मानसिंह का हुआ है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध ये वाला हुआ है। राजा टोडरमल अकबर के कार्यकाल में थे, उनके वित्त मंत्री थे। और राजा जय सिंह जो थे इनके साथ में युद्ध हुआ है। वेरी गुड यार, पूरी क्लास का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। आओ, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में अमात्य या माजूमदार, अम्मा कौन थी? अम्मा किस लिए आती है? शाबाश, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ जाएगा। एडिटर साहब जरा एक बार देखना कि इसमें से हमारे मेन होमगार्ड के बच्चे कितने हैं और कांस्टेबल के बच्चे कितने हैं। शाबाश। जोधा भाई के भाई ही है मान सिंह। यस, आंसर क्या आ गया? वित्त मंत्री, ये आ गया। शाबाश। फिर देखेंगे, आइए अब बात करते हैं उत्तराधिकारी और मराठा परिसंघ। अब इनके बाद कौन आया? अब इनके बाद भी जो कहानी है वो बड़ी फिल्मी है यार। जब जब ये नहीं रहे तब उसके बाद इनके उत्तरदायित्व की बात करी जाएगी। हुआ क्या मेरे भाई, कभी भी कोई भी चीज होती है ना, ये बट जाती है। जब शिवाजी महाराज नहीं रहे तो बेसिकली क्या हुआ, इनके गवर्नर्स जो थे ये अलग अलग उसमें बट गए। अब कैसे बट गए आपको ये बताता हूं। तो मराठा जो थे ना, देखो अब मराठा एक बहुत बड़ी ताकत हो चुकी थी, बहुत बड़ी ताकत। अब इतनी बड़ी ताकत को कोई अकेले तो चला नहीं सकता है, हाँ या ना। तो महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र एक तरफ हो गया। देखो ये इसको हिस्से में समझो। महाराष्ट्र एक हिस्सा हो गया पूरा का पूरा। दूसरा हिस्सा बना इंदौर एक हो गया हिस्सा, इंदौर। और इन सब जगह इन्होंने गवर्नर तैनात कर दिए। इंदौर एक जगह हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, ग्वालियर ये एक हो गया। ग्वालियर समझ रहे हो, ये पूरा वो वाला जो एमपी में है, ये आ गया ग्वालियर। फिर ये ग्वालियर एक हिस्सा हो गया। ग्वालियर के बाद में फिर बड़ौदा एक हिस्सा हो गया। और एक और हिस्सा था, कोई बताएगा? एक और आ रहा है, बड़ौदा, ये एक हिस्सा हो गया। तो ऐसे करके कुल मिला के 5 हो गए थे। और ये एक और आ गया है, महाराष्ट्र में ही आता है एक, बताऊंगा अभी। महाराष्ट्र का ही नीचे का टार था, विदर्भ नहीं है, सौराष्ट्र साइड में। अब देखो यहां क्या हो रहा है। अब इन्होंने ये जो पूरा पार्ट था ये 5-6 हिस्सों में बांट दिया। इंदौर में जो गवर्नर थे उन्होंने अपना वंश अलग कर लिया, ये मराठा सरदार बोला गया। सरदार का मतलब, जैसे औरंगजेब ने अपने 4 भाइयों को 4 साइड सौंप दी थी ना, तो इन्होंने भी 4 जो मेन मराठा सरदार होते थे इनको पूरा एक एरिया दे दिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इन्होंने क्या किया, इंदौर को दिया होलकर वंश को। किसको दिया? इंदौर को दे दिया होलकर वंश, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्वालियर किसको दे दिया? सिंधिया वंश। आपने माधवराव सिंधिया का नाम सुना है? ये सब मराठा है, ये सारे मराठा हैं। तो ग्वालियर को दिया सिंधिया वंश को। तब आपने देखा होगा कि ये जो माधवराव सिंधिया है या ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो अभी मिनिस्टर भी हैं, ये यहीं से है ना, ग्वालियर से। तो ये एक्चुअली मराठा है ये। फिर बड़ौदा को किसको दे दिया? गायकवाड़ वंश। आपने गायकवाड़ सरनेम सुना है? ये भी मराठा होते हैं, गायकवाड़।
गायकवाड़, ये भी मराठा होते हैं, ये मराठा सरदार हो गए। इसी तरीके से फिर आपने भोसले का नाम सुना है, तो भोसले और पेशवा, तो महाराष्ट्र में जो लोग रहे ये पेशवा के नीचे थे, और इधर दूसरे महाराष्ट्र में ही नागपुर साइड में रहे, सौराष्ट्र की जगह नागपुर लिखो, नागपुर में जो हुए उनको भोसले बोला। आपने आशा भोसले का नाम सुना है, ये भी मराठा है, तो नागपुर में जो मराठा सरदार हुए उनको भोसले बोला गया। तो अब आपने देखा, तो कुल मिला के मराठा जो था ये 5 हिस्सों में बट गया था। 5 मराठा सरदार होते थे, एक पेशवा कंट्रोल करते थे, एक होलकर वंश कंट्रोल करता था, एक सिंधिया कंट्रोल करते थे, एक गायकवाड़ कंट्रोल करते थे। तो ये आ गया, पेशवा कंट्रोल करते थे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, ये कंट्रोल किया करते थे। अब बात आती है, आइए देखिए, तो ये समझ गए, तो 5 हिस्सों में बटा था पूरा। अब यहां पे देखेंगे, सबसे पहले शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों और मराठा सरदारों के प्रमुख केंद्र की मिलान की पहचान करो। बताओ भाई, इंदौर होलकर वंश, ग्वालियर सिंधिया वंश, बड़ौदा गायकवाड़ राणा दोनों में आ रहा है, बड़ौदा गायकवाड़ राणा दोनों में आ रहा है, ये तो सही है। ग्वालियर मैंने आपको बताया जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो भी यहीं से हैं, ये भी सही है। और इंदौर में क्या है, ये होलकर। तो क्या आ गया, यानी सारे के सारे सही हैं। ये मराठा सरदारों की लोकेशन पूछता है। हमने इस सवाल को पता है कैसे बनाया है, कांस्टेबल में 5 सवाल आए थे, पांचों अलग अलग मराठा सरदारों को लेकर के, हमने पांचों को एक ही में मिला दिया, मतलब बेसिकली ये 5 सवालों के बराबर है, समझे। अब सुनो, अब शिवाजी महाराज के पुत्र कौन थे, इनके बेटे का नाम क्या था, इनके बेटे का नाम था मेरे भाई, आओ आप देखते हैं यहां पर, आइए, इनके बेटे का नाम था संभाजी। कौन आ गए यहां पर, इनके बेटे का नाम था संभाजी। तो शिवाजी के पुत्र थे, और यहां पर 1689 में मुगलों ने संगमेश्वर में इनकी भी हत्या कर दी, संभाजी की भी हत्या कर दी। यानी शिवाजी खत्म हुए, शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके बेटे संभाजी ये भी खत्म हो गए। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, अब यहां पर कौन आएगा, 1607 में जब औरंगजेब खत्म हो गया, 1607 में इसकी मृत्यु हुई थी ना। अब क्या हो रहा है, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। यहां पर कहानी थोड़ी सी टेढ़ी होने जा रही है, सुनना। शिवाजी के यहां से ना पूरी बॉलीवुड मूवी आने जा रही है, पूरी की पूरी बॉलीवुड मूवी। शिवाजी के 2 बच्चे थे, कौन कौन, एक आएंगे शाहू जी, एक आएंगे शाहू जी, और दूसरे कौन आएंगे, राजा राम। दूसरे कौन आ जाएंगे, राजा राम। अब यहां क्या हो रहा है, अब ये जो इधर थे, क्या बोलते हैं, संभाजी थे, ये शिवाजी के जेठ पुत्र थे। संभाजी जो थे, संभाजी जो थे ये इनके जेठ पुत्र थे, और एक थे राजा राम। अब संभाजी क्योंकि बड़े पुत्र थे, इसलिए इनको क्या किया गया, इनको गद्दी मिली। अब इनको गद्दी मिली और इनके बेटे का नाम था शाहू जी, इनके बेटे का नाम था शाहू जी। सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। अब सुनना, अब क्या होने वाला है, अब होने वाली है इंटरेस्टिंग सी कहानी। संभाजी को मार दिया मुगलों ने। अच्छा, अब गद्दी पे किसको बैठना चाहिए तुम बताओ, अब गद्दी पर किसको बैठना चाहिए तुम बताओ, जल्दी से सारे बच्चे। मैं एक सेकंड एक चीज देख लूं आपके में ना, एक सवाल जो रिसेंट आए हैं वो कौन से वाले आए हैं। चलिए ठीक है। हाँ, देखो यार, अब हो क्या रहा है, अब गद्दी के लिए अच्छी खासी लड़ाई होने जा रही है। कैसे लड़ाई होगी, सबसे पहले शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो गद्दी के लिए पहला संघर्ष शुरू हुआ। शिवाजी महाराज की जो एक पत्नी थी वो चाहती थी कि भाई राजा राम गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने मंत्रियों के साथ मिलकर के राजा राम का अभिषेक कर दिया। लेकिन अब उस समय होता क्या था, उस समय संभाजी जो थे भाई वो भी चाहते थे कि भाई वो भी राजा बने, तो संभाजी और राजा राम। अब जैसे ही संभाजी बड़े बेटे थे, तो वो राजा बनने की रास्ता जो था उनके लिए आसान था। लेकिन हुआ क्या, उनको मुगलों ने कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तब क्या हुआ, फिर हुआ कि भाई ठीक है, पहले इनको शिवाजी चाहते थे यही राजा बने, तो इनको कैद कर लिया। लेकिन जब कैद कर लिया और फिर मार दिया, मारने के बाद में क्या हुआ, अब जब ये मर गए तो राजा कौन बनेगा, ये बनेगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि इनके हिसाब से राजा राम सोचेंगे भाई मैं भी, भाई सीधी सी बात है, संभाजी महाराज की हत्या के बाद सिंपल सी बात है, उनके जो बेटे थे शाहू जी ये बहुत छोटे थे, तो ये हुआ कि भाई ऐसा है, मुगल्स ने बोला कि इनको कैदी बना लिया गया, तो ये इनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब ये रास्ता साफ हो गया तो अब ये बन गए। अब सुनो, अब आती है मेन कहानी यार, अब आती है मेन कहानी।
फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ध्यान से सुनना, थोड़ी सी भी छूट गई तो प्रॉब्लम आएगी। शिवाजी के दो बच्चे थे, शंभूजी महाराज और ये संभाजी महाराज और राजा राम, ये दो बच्चे थे। संभाजी महाराज की क्या हुआ, संभाजी महाराज को राजा बनाया गया। संभाजी महाराज को कुछ समय के बाद में कैप्चर कर लिया गया और उनको मार दिया गया। अब गद्दी के ऊपर अधिकार कौन कर रहा है, ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ठीक, यानी शाहू जी भी कर रहे हैं और राजा राम भी कर रहे हैं। अब संभाजी को जब मार दिया गया और शाहू जी उस समय बहुत छोटे थे, तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा, अब गद्दी पर ये बैठ गए, माने कौन, चाचा जी बैठ गए, इनके चाचा जी लगते हैं ये। अब चाचा जी गद्दी पर बैठ गए। जब चाचा जी गद्दी पर बैठ गए ये बोल करके कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब तुम बन जाना, लेकिन अभी जो है अभी मैं राजा बन जाता हूं। अब इनकी एक वाइफ भी थी, ताराबाई। ताराबाई ने सोचा यार ऐसा है, मैं उसको क्यों राजा बनाऊंगी, मेरा अपना बच्चा राजा बनेगा। और इसी बीच क्या हुआ, राजा राम की भी मृत्यु हो गई। माने टेक्निकली देखा जाए शिवाजी के दोनों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ये जब राजा राम थे, तब राजा राम राजा थे, तब इनकी मृत्यु हुई। अब इनकी ताराबाई इनकी विधवा है। अब ये चाहती थी कि यार अब राजा कौन बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। ये चाहती थी इनका बेटा राजा बने। इनका बेटे का नाम है शिवाजी 2। ये चाहती है कि इनका बेटा राजा बने, और इन्होंने क्या किया, गद्दी पे बैठाल भी दिया। अब इसी बीच औरंगजेब वापस आ जाता है, औरंगजेब मर जाता है। जब औरंगजेब मर जाता है तो शाहू जी को जो बंदी बनाया गया था ना, इनको छोड़ दिया जाता है। अब ये जेल से छूटे हैं, ये सोच रहे हैं, जैसे आपने नहीं देखा गोविंदा होता है, घर जाता है सोचता है अरे वाह मेरी माँ ने मेरे लिए कंपनी का बिल्कुल एकदम सीईओ का पद छोड़ा होगा, मैं जाकर के उस सीईओ के पद पे बैठ जाऊंगा। लेकिन अब यहां उल्टा होता है, जैसे ही ये अपने घर पे बैठ जाते हैं देखते हैं यहां तो कहानी उल्टी है। ये सोच के आए थे मैं राजा बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी राजा थे, मेरे पिताजी राजा थे तो मेरा अधिकार है राजा बनने का। लेकिन इनकी चाची ने क्या किया, अपने बेटे को राजा बना दिया, शिवाजी 2 को राजा बना दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल्स ने क्या किया, शाहू यहां पर संभाजी के बेटे को छोड़ दिया, शाहू जी नाम था, इनको छोड़ दिया ताकि मराठाओं की आपसी लड़ाई हो जाए, ये सोच करके। मुगल ने अकलमंद थे, मुगल ने क्या किया, मुगल ये सब देख रहे थे। मुगल्स ने देखा कि यार इनको तो बड़ा बढ़िया है, अब इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये जाकर के यहाँ लड़ाई लड़ेगा और ये साम्राज्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और यही हुआ मेरे भाई। शाहू जी जैसे ही छोड़े वो अपनी गद्दी के लिए गए, उन्होंने देखा अरे चाची ने अपने बेटे को राजा बना दिया, मैंने दुकान पूरी अपने बेटे को सौंप दी, जबकि दुकान तो मेरे पिताजी की थी। बस तो यहीं से क्या हुई, लड़ाई होती है मेरे भाई। उस लड़ाई को हम बोलते हैं, शाहू ने ताराबाई को चुनौती दी कि चाची ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ तो मैं लड़ाई करूंगा। और यहां पर शाहू और ताराबाई की युद्ध होती है। कहां पर, यहां पर आता है, किसको बोलते हैं, खेड़ा की। इस बखेड़े के चक्कर में देखो, अब यहां पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ और यही अंग्रेज चाहते थे। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ तो इस युद्ध को भी क्या बोलते हैं, खेड़ा का युद्ध। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ तो इसीलिए इसको बोलते हैं खेड़ा का युद्ध। और ताराबाई हार गई, यहां शाहू महाराज जीत गए। और अब मराठा की राजधानी बनाया जा रहा है सतारा। पहले रायगढ़ थी, पहले राजधानी थी रायगढ़, और अब यह राजधानी बनाई जा रही है सतारा। तो पूछा जाता है कि बताइए राजधानी को सतारा में किसने शिफ्ट किया था, जो सताया गया था। सताया कौन गया था, शाहू महाराज। शाहू जी सताए गए थे। ताराबाई ने भी बोली ऐसी की तैसी, मैं नहीं मानती कि वो राजा है। समझो, इन्होंने बोला एक अलग कैपिटल स्थापित कर दी कोल्हापुर में। अब समझे कोल्हापुर इतना फेमस क्यों है मराठाओं में, क्योंकि ताराबाई ने बोला ऐसी की तैसी शाहू की, मैं हार गई हूं तो क्या हुआ, मैं तो रानी हूं। तो इसलिए क्या हुआ, मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया। इन्होंने बोले नहीं बेटा, शिवाजी 2 मतलब इनका बेटा है, तू ही राजा बनेगा, तेरे लिए अलग गद्दी बना देती हूं। एक कैपिटल है तो क्या हुआ, मतलब दिल्ली कैपिटल है, मैंने मुंबई को भी कैपिटल घोषित कर दिया। तो इन्होंने कोल्हापुर में कैपिटल घोषित कर दी। तो मराठाओं की यहां से 2 कैपिटल आई और मराठा साम्राज्य भी यहां से 2 हिस्सों में बट गया। प्रॉब्लम तो ये आई मेरे भाई कि अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम अब ये आई कि अब मराठा सरदार किसको फेवर करेंगे, मराठा सरदार इनको फेवर करेंगे या इनको फेवर करेंगे। मुगलों ने ऐसी कूटनीति करी, यहां पर मराठा सरदारों को भी बांट दिया। अब कुछ मराठा सरदार, 5 मराठा सरदार थे, जिसमें एक तो यही हो गए, बट 4 मराठा सरदार कुछ इनको फेवर कर रहे थे, कुछ इनको फेवर कर रहे थे, माने आपस में उनको भी बांट दिया। यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहां से आई है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज नहीं लेकर के आए थे। अरे ये तो हमारे वहां पर हुआ है। बात समझ आ गई, बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। तो आप आ जाइए बालक, अब आप यहां पर आइएगा जरा। शिवाजी महाराज के जेठ पुत्र कौन थे,
जिन्हें औरंगजेब की सेना ने संगमेश्वर में पकड़कर मार डाला था। बड़े बेटे कौन है? बड़े बेटे हैं मेरे भाई संभाजी महाराज, जिनको छावा बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर मूवी आई थी छावा, और इनके बेटे थे साहूजी महाराज, और इनके भाई थे राजा राम। राजा राम की पत्नी को गद्दी का लालच आ गया और इन्होंने गद्दी के ऊपर शिवाजी 2 को बैठा दिया। ये पूरा फैमिली ट्री समझ आया? ये पूरा फैमिली ट्री समझ आया? शाबाश, ये है पूरा फैमिली ट्री। क्लियर? वेरी गुड। तो आंसर संभाजी हो गया। अच्छा, यहां पर देखो, अगर आपको सच में फैमिली ट्री समझ आ गया तो आप लोग यहां पर पूरा स्थापित कर पाओगे। ये मेन राजा, राजा राम, इनके भाई, संभाजी का बेटा कौन है? संभाजी का बेटा कौन है? जल्दी से बताना। संभाजी का बेटा कौन है? संभाजी का बेटा शाहू जी। हाँ जी। शिवाजी द्वितीय कौन है? ये राजा राम के बेटे हैं। यानी ये नीचे नीचे बेटों बेटों के नाम लिखे और इधर भाई है। यहां तक की बात समझ आ गई? सारे के सारे लोग गद्दी के लिए लड़ाई करी और लड़ाया बेहतरीन मुगलों ने, अकलमंदी उन्होंने लगाई, बिना सोचो मराठा साम्राज्य को तोड़ दिया बिना तलवार उठाए। यानी आप दिमाग अगर लगा रहे हैं तो आप मतलब एक से एक बवाल चीज आप कर लेंगे सिर्फ दिमाग लगा करके। शाबाश। आइए आगे आते हैं। 1707 में मुगलों की कैद से मुक्त होने के बाद शाहू जी ने किस युद्ध में ताराबाई को पराजित किया? ताराबाई को किस युद्ध में पराजित किया? बोलो आंसर क्या आएगा? तो बखेड़ा खड़ा हो गया था भाई, बखेड़ा खड़ा हो गया था। आंसर, अरे हाय हाय हाय, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। यहां बखेड़ा खड़ा हो गया था तो खेड़ा आ जाएगा। शाबाश मेरे भाई, बहुत प्यारा। अब आगे आते हैं। मराठा कन्फेडरेसी के तहत सिंधिया के मुख्य शक्ति केंद्र कौन सा शहर था? सिंधिया की बात करेंगे तो सिंधिया कहां से आते हैं? शाबाश, आंसर मेरे पास आ जाएगा मेरे भाई, ग्वालियर से आते हैं। सही है। फिर आइएगा, नागपुर और बरार से कौन से आते हैं? नागपुर से मैंने आपको कौन से बताए थे? आंसर दीजिएगा जरा। शाबाश मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आया? नागपुर से आते हैं मेरे पास में भोसले। वेरी गुड। अब देखो राजस्व की बात करते हैं। मराठा पेशवाओं के शासनकाल में उनके कर प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था, ठीक है। पानी, एक मिनट, यहां पर टैक्स की बात हो रही है, ये तो युद्ध की बात कर रहे हैं, यहां से क्या ही मतलब है? पानीपत का तृतीय युद्ध, पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले 25% कर लिया जाता था, सही बात है। सरदेशमुखी उपज का 50% हिस्सा होता था। बताओ जरा, क्या सरदेशमुखी 50% होता था? बोलो। खत्म कहानी यार। दैट्स इट। आंसर आ गया? वेरी गुड यार। तो आंसर हमारे पास भाई ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है।